अग्निपथ, 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 कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। जी हां दोस्तों, सरकार ने इसी सोच से अग्निपथ योजना को लॉन्च किया था। सोचा था कि देश के युवा देश की सेवा के लिए आग के शोलों से गुजरने की शपथ लेंगे, लेकिन इस योजना को लेकर जिस तरह हिंसा हुई, उसकी सरकार ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। योजना को लेकर हुई हिंसा ने सरकार को अंदर तक झकझोर कर रख दिया, लेकिन उपद्रव करने वाले शायद ये नहीं जानते कि दुनिया के कई देशों में ये योजना है और इसके जरिए सेना को सशक्त बनाया जाता है। भारत भी इसी उद्देश्य से इस योजना को लेकर आया था, लेकिन इसे लेकर फैले भ्रम ने हिंसा का रूप अख्तियार कर लिया। दोस्तों, हिंसा कर रहे युवा शायद ये नहीं जानते कि सरकार की इस योजना के ऐलान मात्र से चीन की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान को अपना विनाश दिखने लगा है, क्योंकि भारत सरकार इन अग्निवीरों की तैनाती LAC पर करने जा रही है। जानकारों का यह भी मानना है कि भारत सरकार की योजना चीन को जवाब देने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां ये योजना लागू की जा रही है। दुनिया के किन 16 देशों में ये योजना लागू है और वहां इसे लेकर कड़े कायदे कानून हैं। आइए इन देशों के बारे में आपको बताता हूं। चीन और फ्रांस में भी अग्निपथ जैसी स्कीम। अमेरिका में मर्जी से बन सकते हैं आर्मी मैन। इजरायली सेना में 32 महीने की सर्विस जरूरी। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर सेना में सर्विस देना जरूरी है। हर घर से एक युवा मिलिट्री में सर्विस देने जाता है। अगर किसी युवा या नागरिक ने सैन्य सेवा से मना किया तो उसे उस देश के नियमों के अनुसार सजा भुगतनी पड़ती है। भारत इस मामले में आजादी देता है। कोई चाहे तो सेना में भर्ती हो या ना हो, अब सामान्य रूप से भर्ती हो या फिर अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर बने। लेकिन दुनिया के कई देशों में ऐसा नहीं है, वहां सैन्य सेवा जरूरी है। आइए जानते हैं दुनिया के वो कौन कौन से देश हैं जहां पर अनिवार्य सैन्य सेवा लागू है। अमेरिका, यहां सैनिक 4 साल के लिए भर्ती होते हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें 4 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। इन सैनिकों को करियर के सभी क्षेत्रों में $35,000 यानी 27 लाख से ज्यादा का क्विक शिप बोनस देने का नियम है। ये सैनिक फुल सर्विस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल सेवा के बाद वो पेंशन ले सकते हैं। जो सैनिक जल्दी रिटायर होते हैं उन्हें भत्ता दिया जाता है। चीन और भारत के बाद अमेरिका के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। फ्रांस में सैनिकों की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है। कैंडिडेट्स अपनी इच्छा से सेना में शामिल हो सकते हैं। 1 साल से 5 साल तक के रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सैनिकों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। 19 साल तक सेना में काम करने वालों को पेंशन का फायदा मिलता है। इजराइल में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ही अनिवार्य सैन्य सेवा जरूरी है। यहां पुरुषों को 2.5 साल सेना में रहना होता है। पुरुषों को कम से कम 32 महीने और महिलाओं को 24 महीने की सेवा देनी जरूरी होती है। कुछ सैनिकों को अलग अलग जिम्मेदारियों के तहत अतिरिक्त 4 महीने भी रुकना होता है। महिलाओं को 2 साल सैन्य सेवा करनी होती है। जरूरत पड़ने पर कुछ पदों के लिए अतिरिक्त 8 महीने सर्विस करनी होती है। सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पर ही किसी को सेना छोड़ने की अनुमति मिलती है। विशेष परिस्थितियों में एथलीट्स को कम समय में सेना छोड़ने की अनुमति मिलती है। इजराइल में सैनिकों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद उन्हें रिजर्व लिस्ट में रखा जाता है। इनमें 10% को सेना में भर्ती कर लिया जाता है। 12 साल की सेवा के बाद सैनिकों को पेंशन दी जाती है। रिजर्व लिस्ट वाले सैनिकों को कभी भी जरूरत पड़ने पर बुलाया जा सकता है। बरमूडा इंग्लैंड की समुद्री टेरिटरी में आता है, लेकिन इसके बावजूद इसकी अलग सेना है, जिसमें पुरुषों को सेना में भर्ती होने के लिए सरकार लॉटरी निकालती है। इसमें 18 से 32 साल के पुरुषों की भर्ती की जाती है। लॉटरी में जिसका नाम आता है उसे बरमूडा रेजिमेंट में अनिवार्य तौर पर 38 महीनों के लिए सेवा करनी होती है। रूस में 18 से 27 साल तक के युवाओं को अनिवार्य सैन्य सेवा करनी होती है। 1980 के बाद से सैन्य सेवा की अवधि 2 साल से घटाकर 18 महीने कर दी गई थी, लेकिन 1995 के बाद इसे वापस 2 साल कर दिया गया था। साल 2006 में नया नियम आया। साल 2007 में भर्ती हुए लोगों को 18 महीने और 2008 में भर्ती हुए लोगों को 1 साल ही काम करना होता था। डॉक्टरों, टीचरों और उन पुरुषों को छूट है जिनके 3 साल या उससे छोटे बच्चे हों। रूस सेना में भर्ती के लिए हाइब्रिड मॉडल को फॉलो किया जाता है। 18 से 27 साल के सभी कैंडिडेट्स को 1 साल की ट्रेनिंग के बाद सेना में भर्ती होने का मौका मिलता है। इसके बाद उन्हें रिजर्व में रखा जाता है। यूनिट को सौंपने से पहले नए सैनिकों को 8 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हीं कैंडिडेट्स में से परमानेंट सैनिकों की भर्ती की जाती है। सैनिकों को विश्वविद्यालय प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है।
ब्राजील में पुरुषों को 12 महीने तक मिलिट्री सर्विस करनी होती है। यह नियम उनके 18 साल के होते ही लागू हो जाता है। सेहत के आधार पर छूट मिल सकती है। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो सैन्य सेवा टाली जा सकती है, लेकिन इसे रद्द नहीं किया जा सकता। हर युवा पुरुष को ब्राजील की सेना में नौकरी करनी होती है। साइप्रस। साइप्रस में सभी ग्रीक साइप्रस पुरुषों को अनिवार्य तौर से सेना में काम करना होता है। साइप्रस की सेना में 17 साल से लेकर 50 साल तक के पुरुषों की भर्ती होती है। साल 2008 के बाद से आर्मेनियंस, लैटिन्स और मैरोनाइट्स को भी सर्विस देनी होती है। यहां पर 24 महीने के लिए सेना में रहना होता है। ग्रीस के युवा जैसे ही 19 साल के हो उन्हें सैन्य सेवा में भर्ती होना ही होता है। यहां 45 साल की उम्र तक के लोग सेना में भर्ती हो सकते हैं। ग्रीस की सेना में भर्ती होने का बेहद रोचक नियम है। अगर आप विदेशी नागरिक भी हैं, लेकिन आपको अगर ग्रीस की सरकार ने ग्रीक मान लिया है तो आपको वहां की सेना में काम करना पड़ेगा। ईरान में भी अनिवार्य सैन्य सेवा लागू है। यह 18 की उम्र से शुरू हो जाता है। अगर किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से कोई बीमारी या अक्षमता है तभी उसे छूट मिलती है। छात्रों की पढ़ाई की वजह से सैन्य सेवा में देरी की जा सकती है, लेकिन टाली नहीं जा सकती। 24 महीने तक सेना की सेवा करनी होती है। खराब इलाकों में तैनाती के दौरान सर्विस 22 महीने और सीमा पर तैनाती के समय 20 महीने कर दी जाती है। उत्तर कोरिया इस सेना में भर्ती अनिवार्य है, हालांकि इसके संवैधानिक नियमों को लेकर संशय है। सेना में महिलाओं की भर्ती सिलेक्टिव होती है। ये 14 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। सर्विस 17 साल की उम्र में शुरू होती है, 30 साल की उम्र में खत्म हो जाती है। इसकी शुरुआत कोरियन युद्ध के समय हुई थी। दक्षिण कोरिया में सभी सक्षम पुरुषों को सेना में 21 महीने, नौसेना में 23 महीने और वायुसेना में 24 महीने सर्विस देनी होती है। पुलिस फोर्स, कोस्ट गार्ड, फायर सर्विस समेत कई सरकारी विभाग में काम करने का ऑप्शन रहता है। दक्षिण कोरिया में सबसे ज्यादा साल तक अनिवार्य सैन्य सेवा करनी होती है। पुरुषों को करीब 11 साल तो महिलाओं के लिए करीब 7 साल तक सेवा देने का नियम है। सीरिया में सभी पुरुषों के लिए सैन्य सेवा जरूरी है। मार्च 2011 में अनिवार्य मिलिट्री सर्विस को 21 महीने से घटाकर 18 महीने कर दिया गया था। यहां नियम इतने सख्त हैं कि सैन्य सेवाओं को टालने वाले लोगों की नौकरी तक जा सकती है। सर्विस देने से भागने वाले लोगों को जेल की सजा तक का प्रावधान है। महिलाओं के लिए ऐसा नहीं है, वो वॉलंटियर सर्विस दे सकती हैं। स्विट्जरलैंड में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू है। यहाँ सभी सेहतमंद पुरुषों को वयस्क होते ही मिलिट्री में शामिल होना होता है। महिलाएं खुद चाहें तो सेना में शामिल हो सकती हैं, अन्यथा उनके लिए जरूरी नहीं है। ये सेवा करीब 21 हफ्ते की होती है। इसके बाद जरूरी ट्रेनिंग के अनुसार इसे बढ़ाया जा सकता है। आमतौर पर इसमें 6 ट्रेनिंग पीरियड्स होते हैं। हर ट्रेनिंग 19 दिन की होती है। सिंगापुर में सैन्य सेवा अनिवार्य है। हर पुरुष को 18 साल की उम्र होते ही सिंगापुर आर्म फोर्सेज में शामिल होना जरूरी है। इसके अलावा वो सिंगापुर सिविल डिफेंस फोर्स या फिर सिंगापुर पुलिस फोर्स में शामिल हो सकता है। इस नियम को तोड़ने वालों पर 10,000 सिंगापुरियन डॉलर्स का जुर्माना, 3 साल की सजा या फिर दोनों ही देने पड़ सकते हैं। चीन में तकनीकी तौर पर नागरिकों को मिलिट्री सर्विस करना अनिवार्य है, लेकिन देश में अनिवार्य सैन्य सेवा 1949 के बाद से ही लागू नहीं की गई है, क्योंकि आर्मी को लगता है कि लोग स्वेच्छा से आते ही हैं। चीनी सेना में हर साल करीब 4.5 लाख सैनिकों की भर्ती की जाती है। इन सैनिकों की 40 दिन की ट्रेनिंग होती है। इसके बाद से ये 2 साल तक सेना में काम करते हैं। इन सैनिकों को सिलेक्शन के आधार पर फुल सर्विस के लिए रखा जाता है। 2 साल सेवा देने वाले सैनिकों को टैक्स में फायदा और लोन की सुविधा दी जाती है। बाद में सैनिकों को अपना काम शुरू करने के लिए रुपए दिए जाते हैं। थाईलैंड में अनिवार्य सैन्य सेवा 1905 से लागू है। सभी पुरुषों को सेना में भर्ती होना जरूरी है। पुरुषों को 21 साल की उम्र में होते ही सेना में भर्ती होना होता है। तुर्की में भी सेना भर्ती जरूरी है। वो सभी पुरुष जिनकी उम्र 20 से 41 साल के बीच है, उन्हें तुर्की की सेना में शामिल होना ही होता है। जिनका हायर एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग चल रहा होता है, वो कुछ दिन के लिए अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग टाल सकते हैं। नॉर्वे में 19 साल से लेकर 44 साल तक के नागरिकों को अनिवार्य रूप से सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करनी होती है। तो दोस्तों, देखा आपने, दुनिया के सारे बड़े देशों में टूर ऑफ ड्यूटी जरूरी है। टूर ऑफ ड्यूटी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तब शुरू हुई थी जब ब्रिटेन में पायलट की कमी हो गई थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने युवाओं को एक निश्चित अवधि के लिए वायुसेना में भर्ती करना शुरू किया। उस वक्त नौकरी के लिए शर्त रखी गई कि हर पायलट को 2 सालों में कम से कम 200 घंटे विमान उड़ाना होगा। ये योजना बेहद सफल रही। इसकी सफलता को देखते हुए कई अन्य देशों ने भी टूर ऑफ ड्यूटी को अपनाया। इस योजना का उद्देश्य अधिकाधिक संख्या में युवाओं को सेना की ट्रेनिंग देना है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो देश की सेवा कर सकें। दरअसल सरकार ने दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी अग्निपथ योजना की घोषणा की है। इसके तहत सैनिक की भर्ती 4 साल की संक्षिप्त अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाएगी। इस योजना के मुताबिक तीनों सेनाओं में इस साल करीब 46,000 सैनिक भर्ती किए जाएंगे।
चयन के लिए जरूरी उम्र 17.5 वर्ष से 23 वर्ष के बीच होगी और इनको अग्निवीर नाम दिया जाएगा। दोस्तों, भारत के इस अग्निवीर स्कीम को लेकर चीन की फटी पड़ी है। आपको यहाँ ये जानना जरूरी है कि चीन और भारत के सैनिकों की उम्र सीमा के पड़ाव में काफी फर्क है, जिसे भारत बदलना चाहता है और भारतीय सेना में युवाओं की तैनाती करना चाहता है। भारत की इसी सोच से चीन भयाक्रांत है। उसे लग रहा है कि आने वाले समय में उसकी सेना का सामना भारतीय सेना के नए शूरवीरों से होगा, जो जोश से लबरेज होंगे और चीनी सेना के छक्के छुड़ाने में उन्हें जरा भी समय नहीं लगेगा। यही नहीं, आधुनिक युग का होने के साथ ही वो नए हथियारों की ट्रेनिंग भी जल्द सीख जाएंगे, जो भारत के लिए काफी फायदेमंद होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारी आर्मी में जिस उम्र के लोग अभी हैं उनके जज्बे में कमी है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मई 2020 से ही इन्हें दुर्लभ ऊंचाइयों पर तैनात किया गया है। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत भारतीय सैनिकों को पूरी लद्दाख में 15,000 फीट से 18,500 फीट की ऊंचाइयों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा सैनिकों को एलएसी के महत्वपूर्ण मध्य क्षेत्र 12,000 फीट से 16,500 फीट और संवेदनशील सिक्किम सेक्टर में 11,000 फीट से 18,500 फीट पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही सैनिकों को गामेंग और शेष अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में 10,000 फीट से 16,000 फीट ऊंचाई पर तैनात किया गया है। दोस्तों, तो देखा आपने मादरे हिंद की सेना का पराक्रम कैसा है, और अगर इसमें युवाओं की फौज शामिल हो जाएगी तो इसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी, इसका अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।